हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक कंसेप्ट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 131 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग लिवीज एंड स्पर्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे लेवेज होते हैं, ये मैंने पुराने वीडियो में भी बात किया था कि जो लेवाई होगा ये हमारा मार्जिनल इम्बैकमेंट्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, या डाइक कहते हैं, या फ्लड बैंक भी कहते हैं, या स्टॉप बैंक भी कहते हैं। It is an elongated natural occurring ridge or artificially constructed fill or wall that regulates water level। ये सपोज हमारी एक रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो along the direction of river means parallel to direction of flow of river हम रिवर की बैंक्स पे एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। जनरली हमारे अर्दन एम्बैंकमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अर्दन एम्बैंकमेंट है इसको एक साइड कंस्ट्रक्ट किया गया रिवर के। तो जहां आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हो। तो जनरली जरूरत कहाँ पड़ती है इनकी, जब हमारी कोई भी रिवर किसी पर्टिकुलर टाउन या सिटी या रेजिडेंशियल एरिया से निकल रही होगी, तो ड्यूरिंग द फ्लड्स हमारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एम्बैंक्स पर ये अर्दन एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होगा, इट विल रिटेन द फ्लड वाटर। जब हमारा फ्लड वाटर आएगा तो उसको रिटेन करेगा। दूसरा, इट इज मेनली यूज्ड फॉर फ्लड प्रोटेक्शन बाय कंट्रोलिंग द रिवर्स। और जो हमारा अलाइनमेंट होगा इसका एम्बैंकमेंट का, दैट विल बी फॉलोइंग मेंडरिंग पैटर्न। जो रिवर का हमारा मेंडरिंग पैटर्न होगा उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो जनरली एम्बैंकमेंट्स, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, तो जनरली जो इसकी टॉप विड्थ है हमारी, ये हमारी 2.5 से 3.5 मीटर रहेगी, और जो हमारा स्लोप है बैंक का ये 3:1 इन जनरल यूज किया जाता है। एंड दिस इज द हाई फ्लड लेवल ऑफ द रिवर। और जो टॉप बैंक के साथ क्लियरेंस है इसे हम फ्री बोर्ड बोलते हैं, जिसकी जो वैल्यूज हैं वो 1 to 1.5 मीटर तक वेरी करती हैं। तो दीज एम्बैंकमेंट्स आर यूज्ड टू एज अ फ्लड प्रोटेक्शन मेजर। दूसरा हमारा जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्पर। मैंने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे स्पर्स होंगे ये वो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम रिवर में बैंक में कंस्ट्रक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। मीन्स अगर हमारी ये रिवर फ्लो कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है, जिसे हम स्पर बोल रहे हैं। इनको हम ग्रेऑन्स भी बोलते हैं, ये हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं। एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स टू द रिवर फ्लो। इसी वजह से हम इनको ट्रांसवर्स डाइक्स भी बोलते हैं। जैसे हम अर्दन एम्बैंकमेंट्स को सिर्फ डाइक्स बोलते हैं, और ट्रांसवर्स डाइक्स जो होते हैं वो हमारे स्पर्स होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, दे आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट द बैंक बाय डिफ्लेक्टिंग द करंट अवे। मीन्स अगर कोई हमारा ये बैंक है, यहाँ पर आपका कोई टाउन आपका बसा हुआ है, तो इसके बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए। जनरली हमारे स्टोन मैसनरी के हो सकते हैं, जो कि हमारी जो वाटर करेंट्स होंगी इनको अवे फ्रॉम द बैंक्स रखेंगे, सो दैट हमारा जो बैंक है वो हमारा डैमेज ना हो। तो दे आर दी एक्सटेंशंस, एक तरीके के हमारे एक्सटेंशंस हैं। कहां से, फ्रॉम द रिवर बैंक। ये हमारा रिवर बैंक है, रिवर बैंक के, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया है, फ्रॉम द रिवर बैंक टू द रिवर, या इन द रिवर भी आप कह सकते हो। और हमारी ये जो वाटर करेंट्स हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देगा। तो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट आप देखोगे कि जो हमारे लेवाइज हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर फ्लो, and spurs are constructed
ट्रांसफर्स टू द रिवर फ्लो। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग दी ग्रेन। तो देख लेते हैं हमारे कितने टाइप के ग्रेन्स होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। इसमें पहला जो हमारा ग्रेन है दैट इज स्ट्रेट स्पर, इसको आप नॉर्मल या ऑर्डिनरी ग्रेन्स भी बोल सकते हो या स्पर्स बोल सकते हो। जो हमारे अट्रैक्टिंग स्पर्स हैं और ये हमारे डिफ्लेक्टिंग स्पर्स है। और ये जो क्लासिफिकेशन है इस पर बेस्ड है कि जो हम इनको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इनका, अगर हम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मल ऑर्डिनरी ग्रेन होगा। अगर हमारा जो ग्रेन है दैट इज इंक्लाइंड अप स्ट्रीम। इंक्लाइंड अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि हमारा ये अगर फ्लो का डायरेक्शन है तो ये हमारा अप स्ट्रीम है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है। जिधर से फ्लो आ रहा है दैट इज पर्टिकुलर सेक्शन में आप खड़े होंगे, उसके अप स्ट्रीम डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम रहेगा। जो अट्रैक्टिंग स्पर है और जो डिफ्लेक्टिंग स्पर है दैट इज इंक्लाइंड अप स्ट्रीम। ये जो स्ट्रक्चर आपका बोल्ड ब्लैक में दिख रहा है दैट स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन। और जो इसका बैंक लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये हमारी बैंक लाइन कहलाएगी। मीन्स नदी का जो किनारा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की लाइन से ये जो एंगल होगा ये हमारा 10 to 30 डिग्री होता है इन केस ऑफ डिफ्लेक्टिंग स्पर। और इसको आप रेपलिंग ग्रेन भी बोलते हो बिकॉज जो भी हमारी वाटर करेंट्स आ रही हैं दे विल मूव अवे फ्रॉम द बैंक्स। और जो हमारी एडीज या स्काउर होल बनते हैं वो हमारे इसके नोज पर बनते हैं, जिसकी वजह से इसको हैवी प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दे आर प्रेफर्ड बिकॉज जो वाटर करेंट्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम दी बैंक्स। और जो अट्रैक्टिंग स्पर है इसमें हमने क्योंकि जो हमारा फेस है दैट इज टूवर्ड्स दी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, सो जो वाटर करेंट्स आ रही हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द रिवर बैंक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एडीज बन रही हैं बैंक की किनारे पास नजदीक बन रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट प्रेफर्ड। ये थ्योरेटिकल पर्पज से तो ठीक है बट ये स्ट्रक्चर हमारा प्रेफर नहीं किया जाता है प्रैक्टिकली। और जो इसका एंगल है विथ हॉरिजेंटल यानी बैंक लाइन के साथ जो इसका एंगल है दैट वेरीज 60 to 80 डिग्री। और जो स्काउर होल्स है ये टुवर्ड्स द बैंक लाइन बन रहे हैं, इस वजह से प्रेफरेबल नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि रेपलिंग ग्रेन हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा है करेंट्स को, ठीक है, तो दैट इज कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड्स अप स्ट्रीम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप स्ट्रीम। और जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम है ये हमारी अट्रैक्टिंग ग्रेन्स हैं। एंड जो परपेंडिकुलर टू बैंक्स हैं ये हमारे ऑर्डिनरी या नॉर्मल या स्ट्रेट ग्रेन्स कहलाएंगे। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी के ग्रेन्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक और मैंने फिगर दिखाया हुआ है। ये हमारी एक ब्रिज है, उसकी अप्रोच में हमें अपने रिवर का जो फ्लो है वो टुवर्ड्स दी स्ट्रेट अप्रोच रखनी है ब्रिज के लिए। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल ग्रेन्स कंस्ट्रक्ट किए हैं परपेंडिकुलर टू बैंक लाइन। ये हमारी बैंक लाइन है और इनको आप स्पर डाइक्स बोल रहे हो बिकॉज दीज आर द ट्रांसवर्स डाइक्स जो कि हमारे रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे कहलाते हैं स्पर्स। A river training works is generally required when the river is, इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं ग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर एंड मेंडरिंग टाइप एज वेल एज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स सारा मैं पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सो हमें रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की जहाँ पर मैंने बताया था कि वहाँ ज़रूरत पड़ती है जो हमारा जब रिवर जो होगी वो मेंडरिंग टाइप की होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ मेंडर आर प्रोपोर्शनल टू। अब हमारा मेंडर मैंने बताया था कि ये हमारा जो कर्व है, जो एस शेप का कर्व दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड मेंडर। ठीक है, जिसमें हमारा एक लूप जो है वो क्लॉकवाइज है, एक लूप हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, जिससे हमारा एक मेंडर बनता है।
तो जो हमारा टेंजेंशियल डिस्टेंस थी दैट इज कॉल्ड मींडर वेवलेंथ, जिसे हम मींडर लेंथ कहते हैं, और दैट इज डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट डिस्चार्ज, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, दैट इज टेकन एज क्यू डोमिनेंट, जहां पर जो क्यू डोमिनेंट डिस्चार्ज है दैट इज 9/16 ऑफ क्यू मैक्स इन जनरल, और जो हमारा जनरल जो हमारी वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम 1/2 टू 2/3 ऑफ क्यू मैक्स वैल्यू। ये फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारी मींडर लेंथ और मींडर विड्थ है दैट इज बेस्ड ऑन द डोमिनेंट डिस्चार्ज और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अ रिवर बेंड इन अलुवियल सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रिवर का एक बेंड कंसीडर किया हुआ है जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। इसमें जो हमारे नोट्स हैं ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो येलो कलर है दैट इज इंडिकेटिंग लैंड गेन्ड आर डिपॉजिटेड, मीन्स यहाँ पर हमारा सिल्ट डिपॉजिट हो रही है, और ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है यहाँ पर हमारी स्काउरिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारी लैंड रिमूव हो रही है। ठीक है, एंड जो हमारा ये फास्टेस्ट करंट है उनका एरो से जो दिख रही है लोकेशंस, वहां पर हमारी जो करंट यानी वेलोसिटी है वो हमारी ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी की जो करंट्स हैं वो इन लोकेशंस पर हैं। तो अगर कोई भी आप रिवर ले लो, अगर हम ये मान लें कि दिस इज द अप स्ट्रीम डायरेक्शन एंड दिस इज द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, और हमारा रिवर का फ्लो कुछ इस तरह हो रहा है, तो किसी भी बेंड में अगर आप कंसीडर करोगे तो जो हमारा ये वाला बेंड है, अगर इस पोर्शन को आप लोगे तो दिस इज आउटर एज। आउटर एज में हमेशा क्या होगा कि जो हमारी वेलोसिटी है यानी फ्लो जो हमारा रिवर में आ रहा है, आउटर एज पे जो वेलोसिटी होगी पानी की वो हमारी उसकी टेंडेंसी फास्ट मूव करने की होगी। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उधर की तरफ हमारी स्काउरिंग की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ड्यू टू स्कोरिंग हमारी ये एरोड हो रही है सॉइल बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, एंड ये जो डायरेक्शन है हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो फास्टेस्ट करेंट्स हैं। और येलो कलर में जो हो रहा है यहाँ पर हमारी सिल्टिंग हो रही है बिकॉज हमारी यहाँ पर जो पानी का फ्लो होगा टुवर्ड्स इनर एज वो हमारा स्लो होगा। तो पानी हमारा अगर स्लो होगा तो होगा क्या, जो सेडिमेंट्स हमारे पानी में ट्रेवल कर रहे हैं उनकी टेंडेंसी होगी सेटल होने की, वो दे विल नॉट रिमेन इन सस्पेंशन। तो यहाँ पर हमारा जो येलो कलर से दिखा रहा है कि वहाँ पर हमारा सिल्टिंग हो रही है। तो इसी तरह सभी कर्व्स में आप देखोगे जब इस बेंड पे आएंगे तो हमारा ये आउटर एज हो जाएगा, तो आउटर एज पे हमारी स्काउरिंग होगी, इनर एज पर हमारी सिल्टिंग होगी। तो सिल्टिंग से हमें लैंड गेन होगी, हमारा बेड की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो आप देखोगे मैंने बताया था मिंडरिंग की वजह से जो रिवर है हमारी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ शिफ्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। तो जो आउटर एज है उसको हम कॉनकेव एज भी बोल सकते हैं या कनकेव साइड, और हमारी जो अंदर वाली साइड है यानी इनर एज अगर यहां देखेंगे तो ये इनर एज है, दिस इज कॉन्वेक्स साइड। तो हमारा कॉन्वेक्स साइड में जो हो रहा है वो हमारा सिल्टिंग होगा, और जो स्कोरिंग होगी वो कॉनकेव साइड होगी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट्स जो कि अंदर और बाहर हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं बेंड्स में। तो जहां पर वेलोसिटी धीरे होगी वहां पर हमारे सेडिमेंट सेटल डाउन कर जाएंगे और हमारी वहां पर लैंड गेन हो जाएगी रिवर बेड पे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। यही चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारी मींडरिंग हो रही है, एंड द मींडरिंग स्ट्रीम्स फ्लो फास्टर अलोंग द आउटसाइड ऑफ बेंड्स यानी कॉनकेव साइड्स एंड मोर स्लोली अलोंग द इनसाइड यानी इनसाइड बेंड्स, डिपॉजिटिंग पॉइंट बार्स ऑन द इनसाइड्स ऑफ द मेंडर्स। यहाँ पर कैसे हमारा डाउन स्ट्रीम की तरह हमारा का तरफ हमारा मेंडर शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू दिस फेनोमेना, वो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब ये है किसी छोटे
इरिगेबल एरिया में जब हम इरिगेशन करते हैं, यानी हमारा जिसमें हम इरिगेशन कर रहे हैं वो हमारा स्मॉल रीजन है, तो जब हम इरिगेशन कर रहे होंगे तो देयर विल बी टू मच इरिगेशन, बिकॉज अगर आप एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन कर रहे हो तो हमारा जो इरिगेशन वाटर होगा उसका क्वांटम ज़्यादा हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन हाई परकुलेशन। अगर पानी स्प्रेड नहीं होगा वाइडर एरिया में तो पानी की टेंडेंसी होगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो परकुलेट कर जाएगा और हमारा जो वाटर टेबल है वो राइज कर जाएगा। और जब हमारा वाटर टेबल राइज करेगा तो हमारा देयर आर चांसेस कि हमारी जो रूट जोन डेप्थ है क्रॉप्स की वो हमारी सबमर्ज हो जाएगी। तो उस केस में हमारा जो इंटेंसिव इरिगेशन है वो हमें अवॉइड करना है वाटर लॉगिंग एरिया में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक्सटेंसिव इरिगेशन में का मतलब है इरिगेशन ओवर वाइडर एरिया, तो हम इरिगेशन ओवर वाइडर एरिया प्रेफर करेंगे सो दैट जो पानी का स्प्रेड है वो हमारा लार्जर एरिया में होगा, सो दैट जो परकुलेशन है वो हमारा जब हमारा एरिया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो सबमर्जेंस है, जो पानी का परकुलेशन है वो कम होगा। तो वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी ऑलवेज गो फॉर एक्सटेंसिव इरिगेशन। हम एक्सटेंसिव इरिगेशन को प्रेफर करते हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। थर्ड कैटेगरी है हमारी, थर्ड स्टेटमेंट है लिफ्ट इरिगेशन इंक्रीजिंग वाटर लॉगिंग। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि जो हमारे सरफेस इरिगेशन होते हैं वो दो कैटेगरीज में होंगे। एक हमारा इरिगेशन सिस्टम होता है फ्लो इरिगेशन, जिसमें अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमारा पानी फ्लो करता है। अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि हमारा वाटर हाई लेवल पर है और हमारी फील्ड जो है वो लोअर लेवल पे हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू द कैनाल हमारा फील्ड्स इरिगेट होंगी, तो दैट विल बी कॉल्ड फ्लो इरिगेशन, जिसकी कैटेगरी में हमारे दो आते हैं। एक पेरेनियल इरिगेशन आता है और दूसरा हमारा सिस्टम है फ्लड इरिगेशन सिस्टम। और हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन का मतलब ये है कि हमारा जनरली प्लेन एरियाज में जो फार्म्स हैं वो सभी एक लेवल पे रहेंगी और जो हमारा वाटर लेवल है, जो वाटर है उसको हम ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनुअल और मैकेनिकल मीन्स। जनरली पंप्स का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हमारे वेल्स से हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ग्राउंड लेवल से पानी, ग्राउंड टेबल से पानी को लिफ्ट करके वापस से इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट कर रहा है। मीन्स ओरिजिनल वाटर टेबल ये था, डिप्लीट होके तो हमारा क्या हो रहा है, वाटर टेबल की लोअरिंग हो रही है लिफ्ट इरिगेशन में। तो उससे हमें एडवांटेज मिलेगा कि हमारी जो वाटर लॉगिंग की टेंडेंसी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो जो हमारा ट्यूब वेल्स हैं या वेल्स हैं ये हमारे लिफ्ट इरिगेशन में आते हैं, जहां पर हम पंप्स वगैरह का यूज करके ग्राउंड वाटर टेबल से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन इट इज अप्लाइड टू दी फील्ड्स। तो हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड इज नोन एज वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने पुराने वीडियोज में भी एक्सप्लेन किया था। रूट जोन में अगर सपोज हमारा एक ये पेड़ है, इसकी हमारी ये रूट जोन डेप्थ है और इस रेंज में हमारा सॉइल मॉइस्चर एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पर हमारी वाटर टेबल है। ठीक है, और दिस इज द रूट जोन डेप्थ, जिस डेप्थ ऑफ सॉइल में हमारी जो रूट्स हैं वो हमारी फैली हुई है एंड दे आर यूजिंग वाटर फ्रॉम दैट पोर्शन। तो इसके रूट नीचे हमारा होगा एक इंटरमीडिएट जोन और जस्ट वाटर टेबल के ऊपर हमारा एक जोन होता है विच इज कैपिलरी जोन। तो होगा क्या, अगर हमारा वाटर लॉगिंग होगी, कब होगी, जब हमारा ये वाटर टेबल ऊपर बढ़ता जाएगा एंड जब कैपिलरी फ्रिंज है वो हमारा ये वाली लेयर अगर हमारी रूट जोन डेप्थ तक पहुंच गई, हमारी ये डेप्थ आप इसे मान लो रूट जोन डेप्थ थी,
इस रूट जोन डेप्थ में ये कैपिलरी फ्रिंज एंटर हो गई, तो होगा क्या, बिकॉज यहां से हमारा इवापोरेशन हो रहा है इस प्लांट से, तो वाटर अगर हमारा इस लेवल तक पहुंच गया, कैपिलरी फ्रिंज हमारी यहां कहीं आ जाएगी, तो होगा क्या, हमारा एक फ्लो एस्टैब्लिश हो जाएगा, हमारा थ्रू द प्लांट हमारा पानी फ्लो करेगा एंड दिस इज लॉस्ट थ्रू वाटर। तो हमारा रूट जोन के थ्रू प्लांट पानी होता हुआ ऊपर इवापोरेट होता रहेगा, तो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर सिस्टम बन जाएगा। देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टेबल टू लैंड सरफेस। ये हमारा लैंड सरफेस था। तो जब ये सिस्टम हमारा होने लगेगा तो होगा क्या, जो पानी में हमारे क्या होंगे, सॉल्ट्स होंगे। तो जब हमारा रूट जोन में पानी ट्रैवल कर रहा है, रूट से लेकर पूरी प्लांट बॉडी से होके इवेपोरेट कर रहा है, तो जो सॉल्ट्स होंगे यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और हमारा लैंड सरफेस तक वो ट्रैवल करेगा और हमारे डिपॉजिट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इट विल अफेक्ट द ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। और जब हमारी ऑस्मोटिक एक्टिविटी प्लांट की रिड्यूस हो जाएगी तो उससे हमारा प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी और प्लांट हमारा फेड्स अवे हो जाएगा। तो सैलिनिटी और वाटर लॉग दोनों हमारे ट्विन टर्म्स हैं, एक तरीके से ट्विन प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हमारा वाटर लॉगिंग होगी तो हमारी सैलिनिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग हम तब कहेंगे जब हमारा जो कैपिलरी फ्रिंज है, जो जस्ट वाटर टेबल के ऊपर है जो पोर्शन, वो हमारा रूट जोन डेप्थ यानी रूट्स के पास पहुंच जाएगा और ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिससे जो हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन है बढ़ जाएगा और हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू वाटर लॉगिंग शुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन ऑफ एडवर्स एयर वाटर प्रोपोर्शंस इन सॉइल सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिस्पॉन्स। वाटर लॉगिंग रेफर्स टू सॉइल कंडीशन, एक तरह की वो सॉइल कंडीशन रेफर करता है जब हमारा एक्सेस वाटर जो है रूट जोन में इनहिबिट्स गैस एक्सचेंज विद द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारा ऑस्मोटिक एक्टिविटी का पार्ट है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा हमारी प्लांट की। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द रूट जोन। और रूट जोन वाले डेप्थ में जहां पर हमारी रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा कार्बन डाई कंसंट्रेशन रूट जोन में बढ़ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्टिविटी और प्लांट को मार देगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स से हमारा क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कैनाल लाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सीपेज लॉस। जो हमारा पानी सीप कर रहा था उसको अपने प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कैनाल के सरफेस में हमारी सीमेंट की या बहुत भी डिफरेंट मटेरियल्स आ दिया, टाइल की लाइनिंग कर दिया, सो दैट उससे होगा क्या, 30 to 50% लॉसेस हो रहे थे, जो पानी हमारा सीप कर जा रहा था कैनाल का ग्राउंड में, वो नहीं होगा, जिससे हमारा जो वाटर टेबल है का लेवल है वो हमारा ऑन अकाउंट ऑफ सीपेज इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लाइनिंग है इरिगेशन चैनल की, जो वाटर लॉगिंग एरिया है, उसको रिड्यूस कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। रन ऑफ रिवर प्लांट इज अ, रन ऑफ रिवर प्लांट का मतलब ये है कि जो हमारी रिवर्स हैं ये हमारे प्लांट्स उसमें कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स, जो प्लांट्स हमारे, प्लांट्स का मतलब है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि यूटिलाइज करेंगे मिनिमम फ्लो ऑफ रिवर। मीन्स रिवर में जब हमारा मिनिमम फ्लो पॉसिबल होगा तब भी ये प्लांट्स ऑपरेट कर पाएंगे, हैविंग नो पॉन्डेज ऑन अपस्ट्रीम। पॉन्डेज मीन्स हमारा एक सफिशिएंट स्टोरेज है, मीन्स बिना किसी स्टोरेज के हम इन प्लांट्स को ऑपरेट कर पाएंगे। सपोज अगर हम यहां पर एग्जांपल देखें, ये हमारा एक्चुअल रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, दिस इज द रिवर। हमने यहां पर एक पॉइंट सिलेक्ट किया और यहां पे एक वियर कंस्ट्रक्ट कर लिया, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन, ये हमारा बैराज भी हो सकता है, और हमने पानी को डाइवर्ट कर लिया हेड रेस टनल के थ्रू, एंड अंडर सम हेड हमने उसको एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और टेल रेस के थ्रू वापस पानी इस टरबाइन के होते हुए हमारा वापस से रिवर में आ गया।
तो ये जो हमारा डिफरेंस इन हेड मिला, दैट विल गवर्न द डिजाइन ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पर आप डैम कंस्ट्रक्ट करोगे, ये वियर होगा जो टेम्परेरी, इट विल नॉट एक्ट एज अ स्टोरेज रिजर्वायर। ये ध्यान रखना है, इस रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं होता, हम केवल पानी को डाइवर्ट करते हैं रिवर से, और उस डाइवर्जन होते हुए हमें जो हेड मिलता है ऐसी लोकेशन पर हमने प्लांट को एस्टैब्लिश करते हैं जहां पे हमें पानी के फ्लो में हेड मिल जाए सफिशिएंट, और उसके अकॉर्डिंग हम पावर जनरेट कर सकें। तो यहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा जो एक्चुअल रिवर ऑफ फ्लो है उसमें आपने एक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया बैराज वियर के फॉर्म में, एंड पानी को डाइवर्ट किया, और हेड जहाँ पर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने पावर हाउस लोकेट किया, और हमारा उस हेड से हमने बिजली बना ली। तो बिकॉज दीज आर लो हेड स्कीम्स जिसमें हमारे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसमें हमारा कोई स्टोरेज नहीं होगा, लिमिटेड स्टोरेज होगा। जनरली हमारा यूपी में एक शारदा कैनाल करके पावर हाउस है, दैट इज रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जो हमारा जनरली लेस देन 30 मीटर हेड के लिए यूज किए जाते हैं, और लो हेड है तो जनरली वी गो फॉर वर्टिकल शाफ्ट और कपलान टर्बाइन इन द पावर हाउस। उसके बाद हमारा सेकेंड कैटेगरी है मीडियम हेड पावर प्लांट्स। मीडियम हेड पावर प्लांट्स में क्या करेंगे, हम डैम का तो कंस्ट्रक्शन करेंगे बट वहां पर स्टोरेज रिजर्वायर क्रिएट करेंगे, और सर्टेन डिस्चार्ज के थ्रू हम जो हेड अवेलेबल होगा हम अकॉर्डिंगली अपनी मशीन यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जो हेड मिल रहा है हमको उसके अकॉर्डिंग हम फ्रांसिस टर्बाइन इस्टेब्लिश करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जो हेड वेरिएशन है वो 30 से 100 मीटर तक होता है जो मीडियम हेड के प्रोजेक्ट्स हैं, और वाटर इज कैरीड इन ओपन कैनाल फ्रॉम द मेन रिजर्वायर टू फोरबे देन टू पावर हाउस थ्रू द पेनस्टॉक। ठीक है, तो 30 से 100 मीटर तक हमारे मीडियम पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और हाई हेड जहां पर हमारा जो स्टोरेज है वो इतना सफिशियंट है, और टेरेन ऐसा है, ऐसी लोकेशन पे हमें प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जहां पर हेड जो है वो 100 मीटर से 2000 मीटर तक जा रहा है। यानी बहुत ही माउंटेनियस रीजन्स में इस तरह के हम पावर प्लांट्स लगाते हैं, तो वो हमारे प्लांट्स कहलाएंगे हाई हेड पावर प्लांट्स, और वहां पर हम पेल्टन व्हील टर्बाइन यूज करते हैं जो कि हमारी इंपल्स टर्बाइंस होती है, जहां पर हमें हाई हेड की रिक्वायरमेंट है टर्बाइंस को ऑपरेट करने के लिए, तो वहां पर ये स्कीम्स फॉलो करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा लो हेड स्कीम होगा, जो कि मिनिमम फ्लो ऑफ रिवर को यूटिलाइज करके पेरेनियल रिवर्स, जनरली पेरेनियल रिवर्स होती हैं, वहां पर हमारा क्या होगा, हमेशा मिनिमम फ्लो बना रहता है, जहां पर सफिशिएंट ड्राई वेदर फ्लो हमेशा अवेलेबल रहेगा और हमें स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट स्पीड अंडर विच टर्बाइन रीचेज इट्स पीक एफिशिएंसी। पीक एफिशिएंसी कब अचीव करेगा, जब टर्बाइन हमारी सिंक्रोनस स्पीड पर ऑपरेट कर रही होगी, और वो स्पीड हमारी कहलाएगी डिजाइन स्पीड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डिजाइन स्पीड करस्पॉन्डिंग टू डिजाइन हेड। और जो रेटेड स्पीड होगी ये हमारी रेटेड हेड के करस्पॉन्डिंग होगी, ये वो स्पीड होगी जब हमारी जो टर्बाइन है वो फुल गेट ओपनिंग पर काम कर रही होगी, और इसी रेटेड स्पीड के लिए हमारी एक नेम प्लेट लगी होती है टरबाइन में, वहां पर रेटेड स्पीड लिखा होता है। तो जो पावर रेटेड पावर होगी इस रेटेड स्पीड पे जो नेम प्लेट पे मेंशन है उस पर जब टरबाइन उस स्पीड से चलेगी तो हमें रेटेड पावर जो कि नेम प्लेट पर मेंशन है वो पावर मिलेगी। ठीक है, ग्रॉस स्पीड हमारी जो होगी वो हमारी ग्रॉस हेड के करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी टरबाइन की, और ऑपरेटिंग स्पीड वो होगी जो एक्चुअली हमारी जब टरबाइन रन कर रही है तो एक्चुअल स्पीड किस स्पीड से डिपेंडिंग अपॉन द हेड, क्योंकि वेरी करता रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द हेड अवेलेबिलिटी एंड डिस्चार्ज अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर स्पीड पर हमारी जो टरबाइन चल रही होगी दैट स्पीड विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग स्पीड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक